आज आप लोगों को मंडूर भस्म उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताने के लिए आया हूँ। तो मंडूर भस्म जो रहता है ना, वो आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है। मंडूर भस्म के बारे में हम लोग ने एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मंडूर भस्म होता क्या है, उसका कैसे कैसे कौन कौन से डिजीजेज में कब कब उपयोग करना चाहिए, वह सब हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो मंडूर भस्म जो रहता है ना, अभी लौह भस्म और मंडूर भस्म इसमें क्या डिफरेंस है, यह आप लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है। तो क्या होता है ना कि जो भी लोहा के खदान होते हैं, तो लोहा के खदान में क्या होता है कि बहुत सारा ना जो लोहे का जब ओर रहता है, आयरन ओर से जब कोई भी चीज बन रहा होता है, तो बहुत सारा कचरा जो निकल गिर जाता है, जो जो आयरन ओर ही रहता है, तो वह सबसे मंडूर का भस्म बनाया जाता है। या फिर जो बड़े बड़े रेल होते हैं, या लोहे के जो ये रहते हैं, दरवाजे वगैरह, या लोहे का जो भी चीज रहे, वो बहुत ज्यादा हवा पानी वगैरह लगने से कोरोजन लग जाता है। आप लोग ने कोरोजन का प्रोसेस पढ़ा है केमिस्ट्री में, एट्थ नाइन्थ में सीबीएसई बोर्ड में हम लोग को था। तो वो जो कोरोजन होता है ना, लोहे का जो कोरोजिव चीज रहता है, उसको लेते हैं और उसको गोमूत्र की भावना देते हैं, और फिर उसके बाद में पुट देते हैं, तो वह मंडूर भस्म बन जाता है। तो लौह भस्म जो रहता है वो लोहे से बनता है, और मंडूर भस्म जो रहता है वह लोह का किट्ट से बनता है। मतलब लोहे के जो कचरा रहता है, कोरोजन वाला जो मटेरियल रहता है, उससे बनता है। तो जो ये मंडूर भस्म रहता है ना, इसका जो गुण धर्म रहता है वह कैसा रहता है, तो यह थोड़ा सा सौम्य रहता है और शीतल रहता है, और पित्त का शमन करने वाला और कषाय गुण वाला होता है। तो जहां जहां पर भी पित्त की संप्राप्ति हो रही है और पांडु रोग हो रहा है, उसमें ना इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने सर के पीडीएफ से बता रहा हूँ, यह मैं आप लोग को भी देने वाला हूँ। यह जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, यह आपको कोई भी किताबों में नहीं मिलेगी। यह आनुभविक योग है, जो हमारे सर जी ने हम लोग को बताया है, उनके गुरु जी ने उनको दिया था। ऐसे ये 500 साल पुरानी परंपरा जो आ रही है, उससे ये नोट्स लिख के आ रहे हैं। यह मैं आप लोगों को भी दूंगा। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि मंडूर भस्म का प्रभाव जो रहता है, जो भी कार्य रहता है, हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई भी चीज का रस वीर्य विपाक प्रभाव ऐसा रहता है। तो इसका प्रभाव जो रहता है वह यकृत पे रहता है, और यकृत पे जो रंजक पित्त रहता है उसको ये अच्छा करता है। तो रस रंजनात्, रस को रक्त धातु में कन्वर्ट करने के लिए रंजक पित्त का कार्य होता है। तो यह जो प्रोसेस है, इसको यह मंडूर भस्म अच्छा करता है। आयरन का ही पार्ट रहता है, लेकिन यह लोह किट्ट से बनता है, इसलिए इसको मंडूर भस्म बोलते हैं। दूसरा बात यह है कि ये कौन कौन से व्याधियों में काम करता है, तो यह पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। फिर पांडु रोग में कैसे काम करता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर बवासीर की जो बीमारी रहती है, अर्श रक्तज अर्श में यह बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में कामला रोग पे अच्छा काम करता है, मंदाग्नि पे अच्छा काम करता है। शरीर में अगर सूजन आई है, शोथ रोग हुआ है, सर्वांग शोथ है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रक्त के विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में जब पांडु रोग में कोई भी दवाई से काम नहीं हो रही है, आप लोग ताप्यादि लौ दे रहे हैं, नवायस लौ दे रहे हैं, पुनर्नवा मंडूर दे रहे हैं, सब काम नहीं कर रहे, तो केवल मंडूर भस्म दे दीजिए या पुनर्नवादि मंडूर दे दीजिए। तो पांडु रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है, तुरंत ही रक्त की वृद्धि होने लगती है, रक्ताणुओं की वृद्धि होने लगती है, और पांडुता नष्ट हो जाती है। और पांडु रोग में क्या करना है कि पुनर्नवा के रस के साथ दे दीजिए, या पुनर्नवा मंडूर दे दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उदर रोग में भी यह मंडूर भस्म का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। यह जो है मंडूर भस्म, वह लौ भस्म की अपेक्षा के थोड़ा सौम्य होता है, शीतल होता है, कषाय रसात्मक होता है। जो लौह भस्म जो रहता है उसको लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन मंडूर भस्म जो है इजिली एब्सॉर्बेबल होता है, मतलब तुरंत ही एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, और तुरंत ही काम करता है। लौह भस्म जो रहता है उसका शोधन मारण कर दिया, लेकिन वो पचने में थोड़ा हार्ड रहता है, गुरु रहता है। और ना उसको ना उसको लेने से आप लोग कभी भी देखिएगा, लौह भस्म देंगे ना, क्लिनिकली देखिएगा, तो उससे ना कॉन्स्टिपेशन जरूर होता है, तो उसको त्रिफला के काढ़ा के साथ देना पड़ता है, मतलब कोई लैक्सेटिव के साथ देना पड़ता है। मंडूर भस्म में ऐसा नहीं है। और फिर जितने भी लौ भस्म के गुण हैं वह सारे मंडूर भस्म में है, लेकिन यह मंडूर भस्म जो है वह लौ भस्म की अपेक्षा सौम्य है, और बहुत अच्छा कार्यकारी रहता है, तुरंत ज्यादा काम करता है। लौ भस्म से मंडूर भस्म जो रहता है वो ज्यादा सूक्ष्म रहता है, और ज्यादा सूक्ष्म होने की वजह से उसके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, जो तुरंत ही रक्त की वृद्धि करते हैं, और आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत फास्ट करते हैं। अब यह सौम्य भी है,
सूक्ष्म भी है, तो इसलिए गर्भवती स्त्रियों को भी दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है, बड़े वृद्धों को दिया जाता है, या फिर जो भी एनीमिक पेशेंट है, हर तरह के आयु वर्ग के, हर प्रकृति के पेशेंट को मंडूर भस्म देना चाहिए, और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह क्या करता है कि रंजक पित्त के क्रिया को सुधार के, और तो रंजक पित्त की क्रिया को सुधार देगा, जो उसका फिजियोलॉजी है। रंजक पित्त का काम क्या होता है? रस से रक्त का परिवर्तन करना, और लालिमा लाना, रेडनेस लाना, और रक्त का प्रसादन करना। तो वह कार्य मंडूर भस्म करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसका मेन कार्य जो है वो रक्ताणुओं की वृद्धि करना है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करना है। अब आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो रक्तवाहित स्रोत का मूल स्थान क्या है? तो यकृत और प्लीहा। तो यकृत के कार्य में अच्छा काम करेगा, तो वहां पे रक्त अच्छा बनेगा। फिर हम लोगों ने मज्जा धातु में पढ़ा है कि सरक्त मेद कहाँ होता है? तो मज्जा में। और मज्जा धातु जो रहता है, प्रकर्सर सेल्स वगैरह जो रहते हैं, वह सब कहाँ रहते हैं? तो मज्जा धातु, बोन मैरो में रहते हैं। और सरक्त मेद ऐसा ग्रंथों में बताया है। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों ज्यादातर ऑलमोस्ट सेम है रक्त को बनाने के लिए। तो सरक्त मेद जो रहता है वो मज्जा धातु में रहता है, तो वह क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, और प्रकर्सर सेल बना के अच्छी जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वह, यह जो है मंडूर भस्म, यही प्रकर्सर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, मज्जा धातु को अच्छा करता है, तो तुरंत ही रक्ताणु बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में पांडु रोग जब हो जाता है, तो रक्ताणुओं की कमी हो जाती है, रस धातु का पोषण अच्छे से नहीं होता, रक्त धातु अच्छा से नहीं बनता, आरबीसी की कमी हो जाती है, पेशेंट को थकावट होती है, चक्कर आता है, अक्षिकुट शोथ पांडु रोग का टिपिकल लक्षण है कि पूरा आंखों के चारों ओर ना स्वेलिंग आ जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जी मिचलाता है, थोड़ा भी काम कर दिया तो एक्सर्शन होके हेडेक होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, और भूख नहीं लगती है, कोई काम करने में उत्साह नहीं आता है, और हर समय ग्लानी होती है, क्लम होता है, क्लम मतलब मानसिक थकावट होती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो पांडु रोग में होते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि रक्ताणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है, तो लोग ना मॉडर्न के एलोपैथी के दवाइयां खाते हैं, आयरन सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन वो पचता नहीं है, और उससे कितना भी आयरन की सप्लीमेंट खाने से भी रक्त बढ़ नहीं रहा है। तो उसके अपेक्षा अगर हमने मंडूर भस्म दे दिया, वो भी कितना देना है? तो आधा से एक गुंजा, मतलब आधा चुटकी से एक चुटकी, इतना ही दे दिया मंडूर भस्म, सुबह शाम दे दिया, इतना जल्दी रक्त बढ़ता है, इतना जल्दी बढ़ता है कि क्या बताए, पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी पांडु रोग रहता है, रक्त की कमी रहती है, तो हृदय की गति जो रहती है वो वीक हो जाती है, मतलब हृदय में पाल्पिटेशन होने लगते हैं, क्योंकि खून की कमी रहती है, हृदय का हृदय ध्वनि आता है, मरमर होने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, क्योंकि वहां पे रक्त की कमी पड़ रही है। तो वह अगर मंडूर भस्म देते हैं, तो हृदय के कार्य भी अच्छे होते हैं, रक्त धातु भी अच्छा बनता है, और बहुत अच्छा फायदा होता है, इसको आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में पांडु रोग की दूसरी अवस्था जो है वो कामला रोग है। कामला में क्या होता है कि ऐसा चरक संहिता में बताया है कि जब पांडु रोगी बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो उसको क्या होता है कि कामला में वो कन्वर्ट हो जाता है, कामला रोग बन जाता है। तो उसमें बहुपित्त कामला या रुधपत कामला, अगर कफकर आहार विहार कर रहे हैं तो फिर रुधपत कामला हो जाएगा, अगर पित्तवर्धक आहार विहार बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये बहुपित्त कामला हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बहुत विविधान कामान आने थी कामला, मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं होने लगती है कि तेल मिर्ची मसाला खाए, चटपटा खाए, बाहर का बहुत ही ऐसे खाने का मन करता है। लेकिन जो यकृत होता है वह पित्त का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, इसलिए कामला रोग हो जाता है। पीलिया जिसको बोलते हैं, बिलिरुबिन बिलिवेड्रिन ये सब बढ़ जाता है, शरीर में दाह होने लगता है, आंखों में दवथु मतलब आंखों में जलन होने लगता है, ऐसे सारे सिम्टम आ जाते हैं। और पेशेंट जो रहता है वो पूरा पीला पड़ जाता है अगर बहुपित्त कामला हो गया तो। रुधपत कामला में भी पीलापन आता है, लेकिन रुधपत कामला और बहुपित्त कामला में यह डिफरेंस है कि तिल पिष्ट निभ मल प्रवृत्ति होती है रुधपत कामला में। बहुपित्त कामला में क्या होता है कि पीला नख नेत्र वदन मूत्र पुरुष, ये जितने हैं, नाखून हो गए, आंखें हो गई, फिर वदन मुंह हो गया, चेहरा हो गया, फिर मूत्र पुरुष, ये सब पीला हो जाता है, ये बहुपित्त कामला में होता है। और न खाना पचता नहीं है, अग्निमांद्य रहता है, अरुचि रहता है, जी मिचलाता है, हृदयास होता है, मूर्छा होती है, चक्कर आता है, ये सारे पित्त के लक्षण जो रहते हैं वो कामला में हो जाते हैं। तो इसमें पित्त का शमन करना है, और जो संप्राप्ति उसको भंग करना है, तो उसके लिए मंडूर भस्म जब देते हैं, तो यह क्या करता है कि पित्त की जो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है और सामता है उसका ये पाचन कर देता है, और पूरी तरह से कामला रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और भी दवाइयों के साथ में, अगर जैसे कुटकी के काढ़ा के साथ हमने इसको दिया, मंडूर भस्म को दिया, या नीम के स्वरस के साथ दिया, या कुल्थी के युष के साथ दिया, या मूली मूली जो रहता है, कच्चा मूली जो छोटा वाला मूली रहता है उसके रस के साथ अगर मंडूर भस्म दिया,
कामला रोग में सुपर रिजल्ट आता है, इतना अच्छा फायदा होता है। यकृत भी शुद्ध हो जाता है। केवल सिंपल दवाई है, मंडूर भस्म लाइए, मूली के स्वाद से सुबह शाम खिलाइए, 15 दिन में बिलीरुबिन बिलीवेड्रिन नॉर्मल हो जाता है। यकृत का कार्य अच्छा होने लगता है, भूख लगने लगती है। बस इसका अनुपान मूली का रस रखना चाहिए, क्योंकि मूली जो रहता है ना, वह बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, और यकृत का शुद्धि करता है, और पित्त का अनुलोमन करता है। पित्त अगर विमागमन हो गया है, पूरे शरीर में बैठ गया है, फैल गया है, कोष्ठ से शाखा में गया है, तो उसको ना मंडूर भस्म और मूली का रस देने से ना बहुत अच्छा होता है। वो कोष्ठ में आ जाता है सारे दोष, और फिर विरेचन होके, विरेचन मतलब धीरे धीरे पेट साफ होने लगने से यह कामला रोग की संप्राप्ति भंग हो जाती है। जब कामला रोग हो जाता है तो मुंह वगैरह पीला हो जाता है, फेस पीला हो जाता है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो वह सब यह संप्राप्ति जो है। और अगर इसमें और देना है तो स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ दे, या कुमारी आसव के साथ दे। कुमारी जो रहता है यकृत उत्तेजना करता है, भेदन करता है, मल का भेदन करता है, यकृत को शुद्ध करता है, इसलिए कुमारी आसव के साथ दे, या स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ दे, और या फिर गुडुचि के क्वाथ के साथ दे। बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी मंडूर भस्म का प्रयोग करके देखिएगा, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब पांडुरोग की तीसरी अवस्था रहती है, वो कुंभ कामला रहती है, जिसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगता है पूरा बॉडी में, सर्वांग शोथ हो जाता है, और क्या होता है, पेट में, नेत्र में, गाल में, चीक्स में, सब जगह ना सूजन आती है, पैरों में भी सूजन आती है, और पीटिंग एडिमा रहता है। जब हम उसको दबाते हैं जहाँ पे स्वेलिंग है ये, तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, और वो जल्दी भरता नहीं है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, ऐसे शोथ हो जाता है। उसके बाद में यह असाध्यावस्था तक भी जा सकता है कुंभ कामला। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया है कि जब लीवर का फाइब्रोसिस होने लगता है, लीवर के फाइब्रोसिस, यह कुंभ कामला की ही अवस्था होती है, ऐसे बहुत सारे आचार्य लोग मानते हैं। और फाइब्रोसिस होना मतलब अस्थि धातु का विमार्गमन हुआ रक्त व स्रोतस के मूल स्थान यकृत पे। तो ऐसे कंडीशन में अगर मंडूर भस्म दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मंडूर भस्म क्या करेगा कि कुंभ कामला में जो भी शोथ हुआ है, धातु पचन अच्छे से नहीं हो रहा है, धातु में शिथिलता हो गई है, क्लेद बहुत ज्यादा हो गया है, यह सारा संप्राप्ति को मंडूर भस्म अपने प्रभाव से ठीक कर देता है। उसके बाद में पित्त का शमन कर देता है, पित्त का स्त्राव जो रहता है वो अच्छे से होने लगता है। पित्त का स्त्राव होना, यह जो है कामला रोग में, या कुंभ कामला में, या पांडु रोग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पांडु रोग में क्या होता है कि पित्त बढ़ जाता है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, तो इंटरनल स्वेटिंग होती है, जैसे बाहर बाहर की तरफ से ये होता है, पसीना आता है, उसी तरह से यहाँ पर ये होता है कि इंटरनल स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से क्या होता है कि धातुओं में शिथिलता आ जाती है, धातु में शिथिलता आ गई तो धातु लूज पड़ जाते हैं, और ना ओज का क्षय होता है, फिर उसमें मेद का क्षय होता है। उसमें बताया है कि निस्तारा शिथिलेंद्रिया, इंद्रिया जो रहती है वो शिथिल हो जाती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह सारे जो है ना, जो विषय है वह अच्छे से पेशेंट जो है वह ग्रहण नहीं कर पाता है, बॉडी में रुक्षता आती है, क्यों, क्योंकि स्वेदन हुआ है रहता है। तो यह पांडु रोग में रहता है। यही अवस्था पित्त वर्धक आहार विहार करने से कामला रोग हो जाता है। यही अवस्था और आगे जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगा, तो लीवर का जो कोई भी लीवर एनलार्जमेंट हो गया, या कोई भी जो संप्राप्ति हो रही है, या फाइब्रोसिस हो रही है, उन सब में कुंभ कामला के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो ये सारी संप्राप्ति कहाँ से हुई है, तो पांडु रोग से हुई है। हम लोग को रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है तो रक्त धातु अच्छा बनना चाहिए, पित्त का शमन होना चाहिए। तो यह शुरुआत से काम करता है। जब मूल जो भी संप्राप्ति हुई है शुरुआत, वहां पर ये मंडूर भस्म काम करेगा, तो अपने आप जो कामला कुंभ मतलब पांडुरंग हुआ, कामला हुआ, कुंभ कामला हुआ, ये पूरा रिवर्स होती है संप्राप्ति, और पेशेंट का जो अवस्था है दोष दूष्य समूर्छना भंग होके पेशेंट ठीक होने लगता है। इसलिए कुंभ कामला में मंडूर भस्म को देने से फायदा होता है। अब एक और बीमारी होती है जिसको हरिद्रक बोलते हैं, जो प्रायः जो तरुण स्त्रियां रहती है, और उनको ना प्रसूत मतलब डिलीवरी होने के बाद, सुतिका अवस्था के बाद में यह होता है। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है कि पूरा शरीर जो होता है वो हल्दी जैसा हो जाता है, खून की भी कमी रहती है। तो ऐसे में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो अभ्रक भस्म देते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, लौह भस्म देते हैं, प्रवाल भस्म देते हैं, और वो भी प्रवाल चंद्रपुटी वाला, वह शीत वीर्यात्मक रहता है। प्रवाल पिष्टी देते हैं। तो इसको देने से और साथ में मंडूर भस्म दे दिया, तो हरिद्रक नामक जो रोग है वह ठीक हो जाता है। और यह हरिद्रक, लाघर, अलस, ये जो है हलीमक, ये सारे ना पांडु रोग के ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं पर्याय है, लेकिन पर्याय नहीं होते। अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लागरक हो गया, हारिद्रक हो गया, अलस हो गया, यह सब ग्रंथों में बताए हैं, वो सच में होता है। फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें क्या रहता है कि छोटे बच्चों में अगर मंडूर भस्म दे दिया तो बहुत अच्छा लाभप्रद रहता है। उन छोटे बच्चों में खून बढ़ाता है। छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको माल नरिष्ट अगर रहे, अब तर्पण जन्य रहे, तो खून की कमी रहती है, बच्चों का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में शोष क्या बीमारी रहती है, बच्चा दुबला पतला रहता है, कितना भी खाता है लेकिन उसको खाना पचता ही नहीं है, आंखें भी दुर्बल रहती है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, क्योंकि अच्छा ब्लड नहीं है शरीर में, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो बच्चा पढ़ने में कमजोर रहता है, दिखता भी बहुत ज्यादा क्रुश है, बहुत ये रहता है। तो इसमें क्या करना है कि मंडूर भस्म अकेले दे देना है, या चंद्रपुटी प्रवाल भस्म देना है, प्रवाल पिष्टी देना है, या फिर स्वर्णमाक्षिक भस्म, उसके साथ में पूरा बॉडी पर महालाक्षादि तेल या चंदन लाक्षादि तेल से मालिश करनी है। अभ्यंग भी करना है। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराश्रम वातः। अभ्यंग जो है वो नित्य आचरण में लाना चाहिए, दिनचर्या में बताया। सजराश्रम वातः मतलब वायु को वो शमन करता है। तो ऐसे बच्चों में अभ्रक भस्म दे दिया, मंडूर भस्म, सबसे पहले मंडूर भस्म, अभ्रक भस्म, चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी और स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ अगर दिया, और थोड़ा सा घी दे दिया या मधु दे दिया, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चों को बहुत जल्दी फायदा होता है, और बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है, एचबी अच्छा हो जाता है उनका। कभी कभी क्या होता है कि एक माँ ने अभी बच्चा दिया, मतलब वो डिलीवरी हुई, और वो ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उसका, वो लैक्टेटिंग मदर है, और तभी वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब संबंध है और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जो प्रेग्नेंट मदर का जो दूध पीता है बच्चा, तो उसको क्या होता है कि प्रेग्नेंट बच्चे का दूध पीने से एक ना बीमारी होती है जिसको हम ये बोलते हैं बाल यकृत रोग, मतलब बच्चों को ना यकृत की दृष्टि हो जाती है। या फिर आपने बाल रोग के ग्रंथों में बताया पारिगर्भिक रोग, पारिगर्भिक रोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का लीवर का फंक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि गर्भिणी मतलब ये प्रेग्नेंट माँ का वो दूध पी रहा है, लैक्टेटिंग मदर भी है और प्रेग्नेंट भी हो गई, दूसरा बच्चा आ गया। तो क्योंकि बच्चों में पहले गैप रखना बहुत जरूरी है, लेकिन बीच में वो हो गई ना, तो फिर वो यकृत बच्चे को ना यकृत पे दृष्टि देते हैं। उसमें मंडूर भस्म कर दे दिया तो बच्चे का लीवर जो है वह अच्छा हो जाता है, और यह बहुत सेफेस्ट दवाई है। लौह भस्म देने में हम लोग को डर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा उष्ण रहता है, थोड़ा पचने में हैवी रहता है, लेकिन यह जो है मंडूर भस्म पचने में भी इजी रहता है, एसिमिलेट भी होता है, सीक्रेट भी अच्छे से हो जाता है, बॉडी से क्लीन भी हो जाता है, मतलब वो मूत्र मार्ग से, मल मार्ग से निकल भी जाता है, बॉडी को जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी जो लड़कियां रहती हैं, छोटी आयु में, जैसे 14-15 साल की हैं, उनका मीनारकेस शुरू है, मतलब पहला रजो दर्शन हो गया है, तो उसके बाद में खून की कमी बहुत हो जाती है, तो उसकी वजह से मेंसेस कभी रेगुलर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी कभी छोटी बच्चियां ऐसी होती हैं कि उनका रक्त धातु ही कम होता है, रक्त धातु ही कम होता है, तो उनको रजो दर्शन ही नहीं होते हैं। एज जा रही है लेकिन रजो दर्शन नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि खून की कमी है। ऐसे कंडीशन में या डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर जो भी ये मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रहा है, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, वह सारे कंडीशन में क्या होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो शरीर कांतिहीन होता है, चेहरे का रौनक कम हो जाता है, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था में भी रक्ताणुओं की कमी हो जाती है, और रक्ताणुओं की कमी होगी तो वो बच्चियां बहुत ज्यादा वीक रहेंगी, उनके अवयवों का विकास नहीं होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो वह सब बच्चियों में भी अगर मंडूर भस्म को दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। वह रक्त की वृद्धि कर देता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कर देता है, और मेंसेस रेगुलर कर देता है, और जो मेंसेस के टाइम पे जो पेन हो रहा होता है वह सबको ठीक कर देता है। अगर आप लोगों को और कुछ देना है तो चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं, पुष्प धनवा रस दे सकते हैं, फिर कुमारी आसव दे सकते हैं, अशोका रिश दे सकते हैं, द्राक्षासव दे सकते हैं, द्राक्षा रिश दे सकते हैं, अलग अलग अनुपान गुलकंद के साथ दे सकते हैं। अलग अलग अनुपान के साथ में मंडूर भस्म को देने से या वात शामक द्रव्य दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में जो जो द्रव्य देंगे उससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए मंडूर भस्म ऐसे कंडीशन में देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, तो हृदय बहुत वीक हो जाता है, कोई भी बात से घबराहट बहुत ज्यादा होती है, डर बहुत ज्यादा लगता है, कोई भी बात पे विचार स्थिर नहीं रहते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लो एस्टीम होता है, मतलब कोई भी कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो मन पे लगा के, खून की कमी से हो रहा है। हृदय जो रहता है ना वो कैसा है कि मर्म है, महामर्म है,
और वहाँ पर खून की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हृदय जो रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे और पित्त के प्रकोप के सारे सिम्पटम दिखने लगते हैं। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर मंडूर भस्म दिया, तो यह रक्त को बढ़ाएगा अच्छा, खून बढ़ा देगा तो हृदय को अच्छा सा नरिशमेंट मिलेगा, हृदय का कार्य अच्छा होगा। तो यह सारे कंडीशन से फिर क्या होता है कि हृदय का भी कार्य अच्छा होगा, तो माइंड का काम अच्छा होगा, फिर थॉट्स भी अच्छे आएँगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। खून की कमी रहने से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। बच्चा या बच्ची है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझने लगते हैं। तो इसलिए मंडूर भस्म देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर मंडूर भस्म का सेवन जो है ना, वह त्रिकटु चूर्ण और मधु के साथ करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो गोमूत्र के साथ देना चाहिए, या गोमूत्र हरित की या त्रिवित लेहम के साथ देना चाहिए। कंटिन्यू नहीं देना है, जैसे जैसे उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, फिर ये विरेचक दवाइयाँ बंद कर देनी है। और कभी कभी क्या होता है कि शोथ में जो पांडु रोग का उपद्रव क्या बताया है ग्रंथों में, तो शोथ बताया है। तो पांडु रोग है और शोथ है, तो उस सभी कंडीशन में हम लोगों ने अगर मंडूर भस्म दे दिया 2-2 रत्ती की मात्रा में, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यकृत और प्लीहा की वृद्धि है, मतलब हेपेटोमेगाली है, स्प्लीनोमेगाली है, तो मंडूर भस्म 4 रत्ती लेना है, अभ्रक भस्म 1 रत्ती लेना है, शंख भस्म 1 रत्ती लेना है, मधु के साथ मिक्स करके देना है, और लोहासव करके एक दवाई आती है, वह 4-4 चम्मच दिन में 3 बार उसके साथ अगर दे देंगे ना, तो यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि ठीक होती है। अगर प्लीहा वृद्धि में लोहासव से काम नहीं हो रहा है, तो रोहित का रिश देना है या रोहितक घृत देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बच्चों का जो सूखा रोग रहता है, फक का रोग रहता है, जिसमें बच्चे बहुत वीक रहते हैं, तो उसमें गुडुचि सत्व प्रवाल भस्म, प्रवाल भस्म क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम का सप्लीमेंट है आयुर्वेद का, तो प्रवाल भस्म के साथ गुडुचि सत्व के साथ दिया मंडूर भस्म को, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मंडूर भस्म को कुटकी चूर्ण के साथ अगर दिया, तो पांडु रोग जो रहता है उसमें फायदा होता है। और चरक संहिता में कटुकादि घृत बताया है, ताड़ीमादि घृत बताया है, यह चरक संहिता में बताया ही है, जो पांडु रोग में काम करता है। हर तरह के पांडु में ये काम करता है, तो मंडूर भस्म अगर ऐड करके दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि जो मंडूर भस्म रहता है ना, उसका कार्य कहाँ रहता है, तो पित्त में रंजक पित्त पे कार्य रहता है। दुष्य देखेंगे तो रक्त और मांस, इन दोनों धातु, ये दुष्य रहते हैं, इन धातुओं पे रहते हैं। स्थान देखेंगे तो यकृत और प्लीहा पे होता है, और फुफ्फुस पे होता है। फुफ्फुस में भी आगे मैं बता रहा हूँ कि फुफ्फुस पे कैसे कार्य करता है। फिर हृदय पे रहता है, स्वादु पिंड जो रहते हैं, टेस्ट बड्स, उस पे रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को एडवर्स इफेक्ट होने लगता है मंडूर भस्म देने से। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन होने लगता है, लार आने लगता है, बहुत ज्यादा लार टपकने लगता है। फिर उसके बाद में ये होता है, उल्टी होने लगता है, जी मिचलाता है। तो उस टाइम पे मंडूर भस्म से अगर साइड इफेक्ट हो रहा है, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म रहता है, उसके साथ अगर दे देंगे, तो ना मंडूर भस्म का जो साइड इफेक्ट हुआ है उससे वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को ना मंडूर भस्म कब देना है, क्या देना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मंडूर भस्म के 3 भेद आते हैं मार्केट में। एक बाल मंडूर आता है, एक भौम मंडूर आता है, और एक मधुर मंडूर आता है। ये 3 भेद से मार्केट में आते हैं। अब मंडूर भस्म जो है वो लौह वर्ग का ही एक घटक द्रव्य है, और लोहा की तरह लोहे भस्म का जो है, लौह भस्म से ज्यादा एक कांत लौह भस्म भी आता है, और एक सादा लौह भस्म भी आता है। तो यह ना लौह भस्म के अपेक्षा एक अयस्कांत का भी भस्म आता है। तो यह सारे भस्म के अलग अलग जो टाइप है लौह के, तो उसमें मंडूर भस्म जो रहता है वो इजीली एब्सॉर्बेबल रहता है, और तुरंत ही रक्त बढ़ा देता है, और बहुत जल्दी फायदा करता है। और छोटे बच्चों को तो मंडूर भस्म अगर आपने औषधि के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब मैं अपने सर के पास जाता था, एक दूसरे सर के पास, तो वह क्या करते थे कि ऐसे पेपर के ऐसे पुड़िया बनाते थे, क्योंकि वो उनके गुरुजी ने उनको बताया था कि टैबलेट फॉर्म में कुछ नहीं देना है, जो देना है तो वह पाउडर फॉर्म में ही देना है। तो वह क्या करते थे, मंडूर भस्म, कोई एनीमिक पेशेंट आया, बच्चा आया, तो उसको मंडूर भस्म में आधा आधा रत्ती डालेंगे, और वो गुंजा मात्रा लिखते थे, गुंजा माश रत्ती ऐसे लिखते थे, ग्राम्स वगैरह में नहीं लिखते थे। अभी भी है सर, मैं लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, 1997 की बात बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट बीएमएस में उनके पास जाता था। तो मैंने खुद देखा है, तो वो लौ भस्म थोड़ा डालते थे, फिर स्वर्ण माक्षी डालते थे, फिर वासा चूर्ण डालते थे, फिर उसके बाद में शतावरी डालते थे। ऐसे उनका डोज ही इतना कम होता था, और वो मुंह में लेके और सब लिंगुअली ही चला जाता था, पानी पी लेना है, तो तुरंत ही फायदा होता था। मैंने उनके रिजल्ट्स भी देखे। तो उनके गुरुजी ने उनको यह बताया था कि कभी भी टैबलेट फॉर्म में कोई दवाई नहीं देना, जो देना है वो भस्म या पाउडर फॉर्म में ही देना है। इससे क्या होता है कि मंडूर भस्म देने से क्या होता है कि तुरंत ही आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है, आरबीसी अच्छे बनने लगते हैं, खून की कमी ठीक हो जाती है। और जैसे खून की कमी हो गई तो आंखें, नाखून, हाथ,
शरीर, यह सब कैसा होता है कि भेक वर्ण, मतलब जिस तरह से मेंढक का रंग होता है उस तरह का हो जाता है, मलिन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, ओजोहीन हो जाता है, और भूख नहीं लगती है, चक्कर आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, जल्दी ही एक्सर्शन होने लगता है, बिना काम किए ही थकावट आ जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं खून की कमी की वजह से। बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, पचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति ऐसा होता है, रक्त धातु ही जीवन देता है। अगर वही नहीं, वही कम है शरीर में, तो दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम आएगी, वीकनेस आएगा, सब हो जाता है। तो इसीलिए ना पांडु रोग की हर अवस्था में यह अगर हमने दिया, मंडूर भस्म दिया, तो रक्ताणुओं को बढ़ा देगा, खून की कमी बढ़ अच्छा कर देगा, रक्त भी एकदम लाल लाल हो जाएगा, तो रक्त का प्रसादन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मंडूर भस्म को देने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से मैंने कामला रोग बता दिया, उसमें फायदा करता है। फिर कुंभ कामला मैंने बता दिया, उसमें फायदा करता है। फिर लाघरक हो गया, अलस हो गया, पालिक हो गया, कुंभस, यह जितने जो पांडु रोग की अलग अलग अवस्थाएं होती है उसमें ये काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि त्वचा का रंग जो रहता है वो निस्तेज हो जाता है, वायु का प्रकोप हुआ रहता है, और चेहरा जो रहता है वो काला पड़ने लगता है, ब्राउनिश होने लगता है, खून की कमी हो जाती है, और बार बार ना आंखों के आगे ना अंधेरा छाने लगता है खून की कमी की वजह से। कभी कभी उल्टी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। माइंड जो रहता है ना वह स्टेबल नहीं रहता, पूरा बॉडी में जकड़ाहट हो जाती है खून की कमी की वजह से। यह सब कंडीशन रहती है, और शरीर ग्रीन कलर का जब हो जाता है तो यह हलीमक की कंडीशन होती है। पांडु रोग की ही एक आगे के कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम हलीमक रोग बोलते हैं। तो हलीमक के अवस्था में भी अगर मंडूर भस्म दिया, हमने कुमारी आसव के साथ दिया, या गुड़ुची सत्व के साथ दिया, या फिर हमने गुलकंद के साथ दिया, या नीम के काढ़ा के साथ, या कुटकी के साथ दिया, पित्त शामक, पित्त को शमन करने के लिए कौन सी दवाइयां हैं, तो मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं वह यकृतगामी भी होने चाहिए और रक्त का वर्धन करने वाले भी होने चाहिए। इस तरह का हमने चूज करके अनुपान बना के अगर हमने दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। आंवला का जो जूस है या हरितकी का चूर्ण है वह अगर दे दिया इसके साथ में, तो आंवला है वो पित्त शामक रहता है, हरितकी भी पित्त शामक होता है, तो उनमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर मैंने हरिद्र रोग बताया कि प्रसूता स्त्री को खून की कमी हो जाती है, मतलब जिन्होंने डिलीवरी होने के बाद भी खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया सुतिका अवस्था में, तो उनको हरिद्र रोग हो जाता है, तो पूरे पैरों में पूरा शरीर हल्दी की तरह हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आती है, तो उसमें ये फायदा करता है। यकृत वृद्धि और प्लीहा विकार में यह बहुत शक्तिवर्धक रहता है, ओजोवर्धक रहता है, रक्तवर्धक रहता है, तो कुमारी आसव के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी जीर्ण ज्वर जब चला जाता है, मतलब क्रॉनिक फीवर है, वह ठीक होने के बाद यकृत और प्लीहा की वृद्धि होती है, हेपेटोमेगेली होता है, स्प्लीनोमेगेली होता है, वहां आप पाल्पेट करके देखेंगे ना स्प्लीन के पास, तो उस स्पर्शा सत्व रहता है, इतना ज्यादा सूजा हुआ रहता है। स्प्लीन के पास देंगे तो सूजा हुआ रहता है। तो उसमें हम लोग को ना मंडूर भस्म देना है, और साथ में बीच बीच में रक्त मोक्षण कराना है, विरेचन कराना है। पेशेंट की कंडीशन देखनी है, अगर दुर्बल पेशेंट है तो पंचकर्म नहीं कराना है, थोड़ा सा मृदु विरेचन दे के और मंडूर भस्म दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और यह यकृत विकार है, यकृत यकृत तालुदर है, मतलब हिपेटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली है, उसको ये ठीक हो जाता कर देता है। कभी कभी फुफ्फुसावरण का, मतलब जो फुफ्फुस के ऊपर आवरण जो रहता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो खून की कमी हो जाती है, पांडुता आने लगता है, तो लघु मालिनी वसंत रस है और मंडूर भस्म है, इसको देने से फायदा होता है। अगर वही कंडीशन ज्यादा बढ़ रही है तो मधु मालिनी वसंत और मंडूर भस्म देने से फायदा होता है। और भी, और टीबी के जैसे सिम्टम आ रहे, खून की कमी है, खांसते खांसते खून आ रहा है उसमें, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म या फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, वसंत काल में स्वर्ण मालिनी वसंत और मंडूर भस्म देने से वो खून के आना वो सब ठीक हो जाता है। कभी कभी अर्श की बीमारी रहती है, रक्तजर्श, खून की कमी की वजह से खून बहुत ज्यादा जाता है, तो खून की कमी हो जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आता है, तो मंडूर भस्म अगर हमने दे दिया तो उसमें यह क्या करेगा कि खून की वृद्धि करेगा। और हमने कांकायन बटी, सूरन बटक, अर्शोग्नि बटी, अर्शकल्प ऐसे या भल्लातक चूर्ण के साथ अगर दिया, तो शुष्क अर्श में मंडूर भस्म जो रहे रक्त को अच्छा करेगा और रक्त वाहिनियों को ताकत देगा। जब रक्त वाहिनियों को ताकत मिलेगी तो अपने अब ये जो लेखन करने वाली दवाइयां हैं, अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, ये सबसे ना पेशेंट को ठीक हो जाता है, और अर्श में भी फायदा होता है। स्त्रावी अर्श है तो पहले हमें नागकेशर चूर्ण देना है, या प्रवाल पंचामृत देना है, या चंद ऐसी दवाई दें, बोलबद रस, फिर प्रद्रांतक लो, जो स्त्रावी अर्श है उसमें हम लोग प्रदर का चिकित्सा कर सकते हैं, या दुर्वादी घृत देना है, चांगेरी आदि घृत देना है,
तंडुलोदक के साथ या पुष्पानुक चूर्ण में देंगे ना, तो स्त्रावी अर्श में बहुत ज्यादा फायदा करता है। बोलबद रस तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इस समय फायदा होता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको कैल्शियम की कमी रहती है और बच्चे वीक रहते हैं, तो वैसी अवस्था जो फक का रोग बताए, तो वो कंडीशन में अगर हमने प्रवाल सत्व या प्रवाल पिष्टी या जो भी प्रवाल पंचामृत या शुक्ति भस्म या कपर्दिका भस्म जो कैल्शियम के सुधाकल्प है, या चूना के साथ में अगर मंडूर भस्म दे दिया, तो वह बच्चों का कैल्शियम की कमी भी ठीक हो जाती है, खून भी बढ़ने लगता है और पेशेंट को फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी खाने की इच्छा होती है, खून की कमी होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है और बहुत ज्यादा मिट्टी खाने की इच्छा होती है, तो बच्चे मिट्टी खाते हैं। उससे क्या होता है कि मृत भक्षण जन्य पांडु हो जाता है। तब क्या करना है कि तीक्ष्ण विरेचन देना है, जैसे कुटकी हो गया, त्रिवित लेहम हो गया, ऐसे तीक्ष्ण विरेचन देने, या अभ्यादि मोदक हो गया, बच्चों को स्नेहपान करा के, और कटुकादिगृत, ऐसे कुछ तो देना है जिससे विरेचन हो जाए। और उसके बाद में वह मृद भक्षण जन्य पांडु में शुद्धि होने के बाद स्वर्ण माक्षिक भस्म हो गया, प्रवाल भस्म हो गया, उसके साथ में अगर मंडूर भस्म दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और यह पित्त की भी संप्राप्ति को ठीक करेगा, और ये कफात्मक कफ की भी संप्राप्ति है, और पांडु रोग हुआ है उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी बच्चियों का उम्र हो गया लेकिन रजो दर्शन नहीं हो रहा है, लेट प्यूबरिटी जो बोलते हैं, और उसमें ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रहा होता है, मेंसेस तो आते ही नहीं है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी नहीं दिख रहे हैं, बच्ची का एज बढ़ते जा रहे हैं तब भी मेंसेस नहीं आ रहे, तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हमने मंडूर भस्म दे दिया तो ये रक्त की वृद्धि कर देगा। रक्त की वृद्धि करेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक एज आने के बाद उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो होने चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना चाहिए, नहीं तो बाद में विकृतियां हो जाएंगी। तो उन सब में मंडूर भस्म देने से रक्त धातु अच्छा बनता है, और रक्त धातु अच्छा बनेगा तो आर्तव अच्छा बनेगा, और फिर मेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो मंडूर भस्म को त्रिफला के साथ देना है। मध और घी विषम मात्रा में, मतलब ज्यादा घी दे दीजिए या ज्यादा शहद दे दीजिए, सम मात्रा में विषवत होता है, विषम मात्रा में अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब ठंडी बज के बुखार आ रहा है, शीत पूर्वक ज्वर है, या विषम ज्वर जैसे कंडीशन है, उन सब में भी वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, बार बार फीवर आ रहा होता है वीकनेस की वजह से, दोष दुष्ट समूर्छनाएं बार बार होती है, और विषम ज्वर में रसगत ज्वर होता है, संतत सतत तृतीयक, संतत ततक संतत सतत अन्यदुष तृतीयक चतुर्थक ऐसे है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रस पाचक देते हैं, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, उसके साथ में रस पाचक के साथ में संतत ज्वर में मंडूर भस्म दे दिया तो रक्त अच्छा से बनेगा, धातु को ताकत मिलेगी और पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक के साथ में मंडूर भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी आजकल क्या हो रहा है ना कि पांडु रोग बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पांडु रोग होता है। जो कॉलेज गोइंग बच्चे रहते हैं ना, उनको हॉस्टल में खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, या आईटी सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, या घरेलू स्त्रियां भी रहती हैं, जो मतलब भारतीय नारी क्या करती हैं कि पति का छोड़ा जूठा जो रहता है वो खा जाती हैं। पति ने छोड़ दिया, क्योंकि संस्कार बहुत ऐसे होते हैं, तो जूठा खाना जो रहता है ना वो गृहिणी की दुष्टि करता है। लोग ना बर्थडे का केक भी ना काटते हैं और सबको खिला खिला के फिर खाते हैं। तो जूठा जो केक, जूठा खाना रहता है ना, वो गृहिणी की दुष्टि करता है। एक बार मैं एमडी कर रहा था, तो हम लोग ना कैंटीन में गए थे, तो मेरे क्लास की एक लड़की ने क्या किया, वो एमडी एमडी करी थी एनाटॉमी में, उसने एक बड़ा सा एप्पल निकाला, वो एक बाइट लिया, उसके बाद में उसने दूसरे को दिया, उसने दूसरा बाइट लिया, ऐसे करके वो 12 लोगों ने एक एप्पल खाया। तो एक दूसरे का जो लार गया, ऐसा बोला जाता है कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन हमारे जमदग्नि सर ऐसा बताते हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है कि प्यार व्यार नहीं बढ़ता है, जूठा खाने से ग्रहणी दृष्टि होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कभी भी किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। और आजकल कोरोना की वजह से तो ऐसा बनाया ही है कि मतलब दूर ही रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो यह हमारे ग्रंथों में बताया है कि कभी भी जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध अन्न नहीं खाना चाहिए, और किसी का छोड़ा हुआ अगर खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग ना उसको छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो वो भावना कैसा है कि इसको नहीं खाना, त्याग देना है। और वह खाना अगर कोई और खा रहा है तो उसको पांडु रोग जरूर होगा, खून की कमी होगी, फिर वह शरीर में जाके रोग उत्पन्न करेगा, ग्रहणी की दृष्टि करेगा, और उससे और बहुत सारी बीमारियां होती है। जूठा खाना खाना बहुत डेंजरस है। आप लोग अपने पेशेंट को सिखाइए कि कभी भी जूठा खाना नहीं खाना, अपना अपना प्लेट में अलग अलग खाना है, और एक भी दाना नहीं छोड़ना। क्या है कि तैत्तरीय उपनिषद में, मैंने एमए किया है संस्कृत में,
तिलक महाराज विद्यापीठ से। तो मुझे ना ऐसा सौभाग्य मिला कि मैंने सारे वेद भी पढ़े हैं और उपनिषद भी पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं, सब ग्रंथ पढ़े हैं, दर्शन भी पढ़े हैं। तो मैं उस पर भी लेक्चर ले सकता हूँ कि उनका और आयुर्वेद का क्या रिलेशन है। वो छोड़िए, तो तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा बताया है कि अन्न जो है वो परब्रह्म स्वरूप है। तो कभी भी अन्न को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने तरफ से कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम अन्न खाते हैं तो वह परमात्मा है, मतलब परमात्मा का स्वरूप है। वह हमें ताकत देता है, हमें जीवित रखता है। और मनुष्य शरीर को या कोई भी जो भी है, अन्न को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईश्वर का रूप मान के अन्न थोड़ा ही बनाइए और फ्रेश बना के खाइए, कभी भी अन्न को वेस्ट मत करिए। नहीं तो क्या होता है कि बासी खाएंगे, जूठा खाएंगे, अन्न का अपमान करेंगे। तो अगर आपने अन्न का अपमान किया, मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, वो जिंदगी भर अन्न का अपमान कर रहे होते हैं, और अंत समय में ऐसा आता है कि आईसीयू में एडमिट है, पानी उन्हीं बंद है, अन्न उनको, उन्होंने अन्न का त्याग किया, अन्न से निंदा की, तो अंत समय में उनको खाने को नसीब नहीं हुआ, सलाइन पे रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं। तो वो पनिशमेंट रहती है। और प्रकृति का नियम है कि अगर आपने किसी चीज को वेस्ट किया, कोई भी चीज को वेस्ट किया, तो वह चीज आपको फिर पनिश करेगा। कभी भी ना, यूनिवर्सल लॉ है, वो आप लोग देखिएगा। तो इसीलिए ना कभी भी अन्न ईश्वर का रूप है। हम जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। ये भगवत गीता में बताया है श्री कृष्ण भगवान ने कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, ये तीन चीज बताए हैं उन्होंने। सात्विक आहार जो रहता है वो ताजा खाना रहता है, डाल के बनाया रहता है, और गरम गरम रहता है खाना, और लघु रहता है। और उसमें मतलब ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि नॉनवेज वगैरह नहीं रहता है, एकदम शुद्ध रहता है। तो वह सात्विक भोजन रहता है। सात्विक भोजन करने से क्या होता है कि मन भी सात्विक रहता है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, वह प्रवर सत्व की तरफ लेके जाता है। जितना सात्विक खाना खाएंगे उतना माइंड फ्रेश रहेगा, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए भी अच्छा सोचेंगे तो खुद के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसलिए सात्विक राजसिक जो अन्न रहता है वह नॉनवेज वाला रहता है, तीखा रहता है, मिर्ची मसाला बहुत रहता है। कुछ कुछ ऐसे काम भी रहते हैं कि उसमें राजसिक खाना खाना ही पड़ता है। जैसे कि अगर कोई सोल्जर है, युद्ध में जा रहा है, तो उसको ना अगर वो नॉनवेज नहीं खाएगा तो वो युद्ध कैसे करेगा, उसकी मांस धातु कैसे स्ट्रांग रहेगी, उनके हार्ट डिसीजन कैसे वो लेंगे। तो इसलिए मांसाहार राजसिक खाने में आता है, तो वो उनके काम के हिसाब से ठीक है। आप लोग और मैं कैसे, हम डॉक्टर हैं, हम लोग का कैसा है कि प्यार से बात करना है, हम लोग को क्योर करना है, तो सात्विक आहार होना चाहिए हम लोग का। जैसा काम वैसा अन्न होना चाहिए। कुछ लोग जो रहते हैं वो तामसिक रहते हैं, तो क्रूर कर्म करते हैं, टेररिस्ट वगैरह रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें खा रहे हैं, तो उनका माइंड भी वैसे ही बन जाता है। फिर वो दुनिया में केवल तबाही लाने का काम करते हैं, आतंक फैलाते हैं, दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। जो टेररिस्ट वगैरह का खाना रहता है वो तामसिक, क्योंकि उनको तमो गुणात्मक कार्य करने का रहता है। तो आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग को सात्विक खाना खाना चाहिए। जो हमारे हमारे घर में तो लहसुन प्याज नहीं बनता है। हमारे जो सर के जो है जमदग्नि सर, वो भी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो जितना लहसुन प्याज वगैरह, क्योंकि तमोगुण बढ़ाता है, क्रोध लाता है, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या ये सब बढ़ाता है। तामसिक भोजन खाने से वैसा होता है। राजसिक भोजन खाने से क्या होगा कि रजोगुण बढ़ता है, तो मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ, मुझे युद्ध करना है, यह जो है रजोगुण से होता है। और सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण जो रहता है वो लघु रहता है और ज्ञानवर्धन रहता है। तो जहां पर भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वहां पर सात्विक आहार ही होना चाहिए। अब आप, यह मैंने अपने सुझाव दिया जो मैंने अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ा है और आयुर्वेद से पढ़ा है। यह आगे आप लोग डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है। सबका अपना अपना पैरामीटर होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं होता, अपना अपना चॉइस होता है। आप लोग डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। यह किसी का जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए कि वो नॉनवेज खा रहे हैं या फिर वो ये खा रहा है वो खा रहा है, उसको वो अच्छा लगता है वो खाए। तो बस ये बात है कि यहाँ टॉपिक आया था कि जूठा खाना नहीं खाना। जूठा खाना रहता है वो बीमारी उत्पन्न करता है। कभी कभी क्या होता है कि रो रो के लोग खाना खा रहे होते हैं, या फिर रो रो के खाना बना रहे होते हैं, तो जितनी भावना क्रोध वाली रहती है वो सब उसमें उतर जाती है, तो वह खाना विश्वत हो जाता है। और जितना खुश हो करके करेंगे, जैसे हम लोग ना भगवान का प्रसाद बनाते हैं, उसमें थोड़ा तुलसी जी डाल दिया,
तुलसी जी का पत्ता डाल दिया तो वो प्रसाद बन जाता है भगवान को समर्पित करके। तो वह प्रसाद जो रहता है वो इतना सात्विक रहता है और उससे मन इतना प्रसन्न हो जाता है, मन में अच्छे अच्छे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। तो इसी तरह से सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो तामसिक अन्न में बासी खाना आता है, जूठा खाना आता है। तो जिसको ना पांडु रोग हो गया है जूठा खाना खाने की वजह से, खून की कमी हो गई है, तो उसमें मंडूर भस्म अगर दे दिया तो वह क्या करता है कि रक्ताणु को बढ़ा देगा। लेकिन वहां पर जूठा खाना का जो हेतु है वह पूरी तरह से निदान परिवर्जन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से बहुत ज्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेनोरेजिया हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में खून की कमी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि रजस्राव कंटिन्यू आ रहा होता है, कभी कभी ब्लीडिंग पाइल्स हो जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा रजस्राव हो रहा है, सॉरी ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ज्यादा रक्त प्रवृत्ति हो रही है। या फिर अधोगर रक्तपित्त है, उसमें भी वायु का प्रकोप होने से बहुत ज्यादा मलमूत्र योनि मार्ग से रक्त आ रहा है। ऐसे सारे कंडीशन में, या फिर इंजुरी हो गया है, अभिघात हो गया है, ऐसे सारे कंडीशन में जहाँ पे रक्त की कमी हो रही है, रक्तस्राव की कमी की वजह से इंटरनल हिमरेज या बाहर मतलब बाहर तरह से रक्त प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, उन सब कंडीशन में अगर हमने मंडूर भस्म दिया तो रक्त को वह तुरंत ही बना देगा और जो भी डेफिशिएंसी है ब्लड की वह पूरी तरह से ठीक कर देगा। उसी तरह से क्रिमिज पांडु रोग जो होता है, मतलब कीड़ों की वजह से, अगर इंटेस्टाइन में टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, यह सब है, आयुर्वेद के हिसाब से रक्तज कृमि, कफज कृमि, श्लेष्मज कृमि, पुरुषज कृमि, यह सब जब रहते हैं तो उसकी वजह से रक्त धातु अच्छा नहीं बन रहा होता है। तो उसमें अजवाइन का जो फूल रहता है, अजवाइन प्लांट का जो फूल रहता है, वह कपूर के साथ अगर दे दिया तो वह कृमिघ्न होता है। या फिर कृमिघ्न गण की दवाइयों के साथ में मंडूर भस्म दे दिया तो या अजवाइन का फूल, कपूर और मंडूर भस्म, या कृमिघ्न जैसे विडंग हो गया, विडंगारिष्ट हो गया, या करंज हो गया, पलाश पुष्प हो गया, ऐसे बहुत सारी दवाइयां जो कृमिघ्न रहती है, श्री यह सब हो गया, मतलब जो कृमिघ्न है उनके साथ अगर दे दिया ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और मंडूर भस्म दे के वो त्रिफला चूर्ण दे दिया, या फिर केवल मंडूर भस्म भी दे दिया, यह सब करने के साथ में कृमिघ्न दवाइयों के साथ में, तो रक्त तुरंत बढ़ जाता है। और कृमिघ्न से क्या होता है, या कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, यह सब दे दिया ना तो कृमि मर जाते हैं और खून की जो डेफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। उसी तरह से यह जब खून की कमी होती है तो मेंटली बहुत स्ट्रेस आता है, कोई भी काम करने में निगेटिविटी आती है, वो सारे कंडीशन में अगर मंडूर भस्म दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अलग अलग अनुपान के साथ में इसको हम लोग देते हैं, जैसे दाढ़िमा वाले के साथ देते हैं, या दाढ़िम के स्वरस, अनार के रस के साथ देते हैं, या फिर हम लोग इसको ये स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ देते हैं, या फिर द्राक्षासव के साथ देते हैं, द्राक्षारिष्ट के साथ देते हैं। आप लोग जो अनुपान देंगे वह सेलेक्ट करिए कि वह पेशेंट के लिए यूजफुल है कि नहीं है। मैंने तो सब कॉमन कॉमन चीज बताया। अब युक्ति से पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पुरुष अलग होता है, हर पेशेंट की सारता अलग होती है, हर पेशेंट का दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः, जो भी है वह अवस्थाएं अलग होती हैं, दोष दूसरे समूर्छनाएं अलग होती है, बल अलग होता है, अग्नि अलग होता है। उस हिसाब से आप डिसाइड करिए और मंडूर भस्म का प्रयोग करिए। ये इजीली एब्जॉर्बेबल होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, सौम्य होता है, कषाय होता है। तो यह क्या होता है, पित्त के जो भी बीमारियां हैं, जैसे रक्त पित्त है, उसमें भी मंडूर भस्म दे दिया तो पित्त का शमन करके रक्त को अच्छा कर देगा। और या फिर हाइपर एसिडिटी है तो उसमें पित्त शामक द्रव्य जैसे सुचेकर रस हो गया, या फिर ये कामदूधा रस हो गया, शतावरी चूर्ण हो गया, वासा के चूर्ण के साथ मंडूर भस्म दे दिया तो यह पित्त का शमन करके रक्त धातु को अच्छा कर देता है। तो इस तरह से मंडूर भस्म का प्रयोग अलग अलग व्याधि में अलग अलग हो सकता है। अभी मैंने अपने तरफ से क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर कर दिया। जो भी ये नोट्स है मेरे सर के वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। मैं एक ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि पीडीएफ को किस तरह से इसमें लाया जाए, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसको मुझे पूरा पीडीएफ बना के और आप लोगों से शेयर करना है। तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। पुणे और मुंबई में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो इसके वजह से ना सब लॉकडाउन हो रहा है यहाँ पर। नाइट में पूरा बंद कर दिया जा रहा है और दिन में भी लोगों को भीड़ भाड़ से बचाया जा रहा है। तो इसीलिए ना ये सब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को सारा चीज़, सारे नोट्स शेयर करने वाला हूँ। अब मैं आप सब लोगों को नमस्ते प्रणाम बोल देता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम सर आपको। डॉक्टर अनूप जी प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर लीलाधर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लौह कल्प क्या मिल्क के अनुपान से लेना चाहिए या नहीं। आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट एक साथ लेने से दोनों बाइंड कर जाते हैं, अब्सॉर्ब नहीं होते हैं।
या आपने जो दूसरा लाइन बोला आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट, वह बाइंड कर जाते हैं, एब्सॉर्ब नहीं होते, ये एलोपैथी के ड्रग्स हैं, केमिकली वह एब्सॉर्ब नहीं होते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, लौह भस्म है वो मिल्क के साथ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वह क्या करता है कि रक्त धातु को अच्छा करता है, सद्यम शुक्र करम पयाह, ऐसा है। तो एलोपैथी का कॉन्सेप्ट यहाँ मत लाइए। लौह भस्म जो रहता है वो शोधन मारण करके बनाया जाता है, दूध के साथ भी दिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आयुर्वेद के हिसाब से लेने से। मिल्क में जो कैल्शियम होता है और जो हमारा लौ भस्म मंडूर भस्म है, उससे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। एलोपैथी के आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट का होता है और उनका शास्त्र अलग है। यहाँ पर मंडूर भस्म का अनुपान दूध बताया है, गाय का दूध बताया है, बकरी का दूध बताया है, भैंस का दूध नहीं बताया, गाय का दूध बताया है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हिमांशु जी। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो हमें प्रैक्टिकल कोई बताता नहीं है। उन लोगों को आप किसी से भी पूछेंगे या तो वो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे, घुमा फिरा के करेंगे। जो मैंने किया है और मैंने सुना है, मैंने देखा है, तो मिल्क लेने से हमारे लौ आयुर्वेद का जो लौ भस्म है उससे कभी भी तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में बीपी हाई रहता है, तो कंट्रोल कैसे करें। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर बीपी हाई है ना, तो आप चंद्रप्रभा वटी दे दीजिए, गोक्षुरादि गूगल दे दीजिए। ये एक तरह से मूत्रल है, डायूरेटिक है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप जब बीपी कम होगा तो मतलब मूत्र प्रवृत्ति होगी तो अपने आप बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए। दूसरा आप मुक्तावटी जो है पतंजलि का, वह दे दीजिए। या फिर मेरे सर के पास एक सर बनाते हैं एक दवाई, वो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा क्या है कि प्राणायाम करने को बोलिए। और मूत्रल दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करती है। और यकृत पे कार्य करने, क्योंकि यकृत जो है वो रक्त और यकृत और प्लीहा का मूल, ये दोनों रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है। तो हमें यकृत को अच्छा करना है तो आरोग्यवर्धिनी वटी देना है। और ये देना है, मतलब मैंने क्या बताया कि चंद्रप्रभा गोक्षरादि, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है। या स्वर्ण सूर्यशेखर दे दीजिए। स्वर्ण सूर्यशेखर अगर हाई बीपी हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन में सबलिंगुअली देना है। या फिर जब वो सबलिंगुअली दे दिया स्वर्ण सूर्यशेखर, तो आप या तो उसको कंटिन्यू करिए गुलकंद के साथ में, या फिर सुबह शाम एक एक गोली दे सकते हैं, उससे बीपी कंट्रोल हो जाता है, प्रेगनेंसी में सेफ है दवाई। या फिर आप सादा सूर्यशेखर दीजिए या लघु सूर्यशेखर दीजिए, उससे भी बीपी कंट्रोल में रहता है। या फिर ना दशमूल का ये दे दीजिए, दशमूल रसायन दशमूल से बनाया हुआ, जैसे च्यवन प्राशाव लेह दे देंगे अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में, उससे भी फायदा होगा। रसायन ब्राह्म रसायन भी देने से, अभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, तो जो प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में भी है, तो रसायन काल में उठ के और ब्राह्म रसायन दे दीजिए, उससे भी हाई बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे काम होता है, तुरंत ही एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं बंद करनी अगर चल रही हैं तो। कभी भी नहीं तो विड्रॉल सिम्टम होते हैं। और एलोपैथी की दवाइयाँ कैसे रहती है, वो रिसेप्टर्स पे काम करती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एसी ही इनहिबिटर्स हो गया, लूप डाययूरेटिक्स हो गया। यह सब कैसे रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो आपको ना कभी भी बीपी का कोई दवाई दिया जा रहा है एलोपैथी का, तो उसको तुरंत ही बंद नहीं करना, टेपरिंग डोज में धीरे 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 कम करना है। ये बात हमेशा याद रखिए, नहीं तो क्या है, मेडिकल लीगल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब कोई भी पेशेंट जो है वो बहुत अवेयरनेस आ गई है, वो लोग गूगल करते हैं, सब चेक करते हैं। तो आप लोग कभी भी कोई भी दवाई दे रहे हैं तो उसको ध्यान से करिए। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तो मुझे पूछिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन आप गलत चिकित्सा मत दीजिए, मैं बस ये चाहता हूँ। डॉक्टर अमन सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एक मिनट में स्क्रॉल नीचे करता हूँ। फीमेल एज 28 ईयर्स, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर रहता है, सोनोग्राफी नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, वेट 51, प्राकृतिक कफवात, इरेगुलर मेंसेस है ना, तो आप उनका ये देखिएगा कि एचबी कैसा है। एचबी देखिए और आप अपने हिसाब से रस धातु रक्त धातु देखिए उनका कैसा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें ना घृत पान कराना है, जैसे दाढ़ी मादी घृत, कटुकादि घृत, किरात तिक्तादि घृत जो मार्केट में अवेलेबल है, या महातिक्त घृत, घृत पान कराना है। या फल घृत देना है। पुष्प धनवा रस दीजिए, नवायस लौ दीजिए, ताप्यादि लौ दीजिए, बहुत सारे बता रहा हूँ। रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, पुष्प धनवा रस दीजिए, या कुमारी ऐसा दीजिए, या अशोका रिश दीजिए। यह सब दवाई देने से मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो जाएगा। और 3-4 महीना देंगे तो पेशेंट को फायदा होगा। अब पुरुषम पुरुषम विक्षम, प्रकृति के हिसाब से देश बल अग्नि, ये सब से इनमें से कोई भी दवाइयाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर पवन जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर पवन जी राम राम, सीताराम, जय सिया राम। डॉक्टर राहुल जी प्रणाम आपको। त्रिंजना जी पूछ रहे हैं कि लो बीपी में क्या दे सकते हैं। लो बीपी में नारदीय लक्ष्मी विलास का मैंने एक योग बताया है कि 10 गोली लेके आना है, नारदीय लक्ष्मी विलास, और उसको पीस के 1 लीटर पानी जो है बिस्लरी का पानी उसमें घोल के मिक्स कर दीजिए, और 100 ml पर डे में जाना चाहिए। 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, ऐसे पिलाना है खाना खाने के बाद में। और फिर 100 स्टेप्स चलने को बोलना है। यह जब हो जाता है शत पावली करना है, 100 स्टेप चलना है, तो लो बीपी का पेशेंट है ना वो अच्छा हो जाता है, पेशेंट को फायदा होता है। नारदीय लक्ष्मी विलास का काम ही होता है कि हार्ट का पंपिंग एक्शन अच्छा कर देना, इसलिए लो बीपी में देने से फायदा होता है। और पेशेंट को ना नींद अगर पूरी नहीं होती है तब भी लो बीपी रहता है, तो सोना बहुत जरूरी है उसको। रात को टाइम पे सुलाइए, टाइम पे उठाइए, लो बीपी ठीक हो जाता है। डॉक्टर राहुल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है कि प्रणाम सम, विटामिन बी डेफिशिएंसी से भी पांडुरोग होता है, तो इसमें आपका अनुभव कैसा है, क्योंकि इसमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है। जब इसमें विटामिन बी डेफिशिएंसी है तो इसमें हम लोग विटामिन बी डेफिशिएंसी ये सब नहीं देखते हैं। आयुर्वेद में ऐसे डेफिशिएंसी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब नहीं है, उसमें पांडु रोग है। तो आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है कि वातज पंडु है, पित्तज पंडु है, कफज पंडु है, सान्निपातिक है या क्रिमिज है। उस हिसाब से आपको पांडु रोग की ही चिकित्सा करनी है। पांडु रोग की चिकित्सा करने से अपने आप वो जो डेफिशिएंसी है वो भर जाता है। पांडु रोग मतलब वो जितना भी एलोपैथी ने पैथोलॉजी बताई है वह सब ठीक होता है। अगर आप इसको जोड़ के आयुर्वेद को ऐसे करना का कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, फिर बोलेंगे कि उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, विटामिन बी नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, पांडु रोग की तरह ही चिकित्सा करना है। वातज पित्तज कफज सान्निपातिक और मृत भक्षण जन्य वैसा ही चिकित्सा करेंगे तो वो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी ठीक हो जाता है, पेशेंट को फायदा होता है। डॉक्टर वैद्य डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि शानदार एक्सप्लेनेशन, थैंक यू प्रणाम आपको, थैंक यू, आपने मेरा ये उत्साह बढ़ाया, थैंक यू। डॉक्टर मुकेश जी पूछ रहे हैं कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल को कैसे कंट्रोल करें। आप यह आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करिए, जो भी चीज पूछते हैं ना पहले आयुर्वेद का डायग्नोस करिए, आयुर्वेद में सब कुछ है। आयुर्वेद का डायग्नोसिस करिए फिर क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आयुर्वेद की संप्राप्ति से आयुर्वेद का इलाज बताऊंगा। आप अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल को कम करने के लिए आयुर्वेद को घुसाना चाहते हैं वहां पे, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। आयुर्वेद की संप्राप्ति दोष दूष्य समूर्छना सिम्टम, क्योंकि प्रोस्टेट रहता है तो कभी कभी अश्मरीवत जैसा सिम्टम होते हैं। वह प्रोस्टेट होना मतलब एक तरह से स्टोन की, मतलब जो अश्मरी बताए मूत्र कृच्छता होती है और अश्मरी की रहती है, तो उसमें क्या सिम्टम हो रहा है, तो इसमें मतलब पित्तज अश्मरी के सिम्टम दिख रहे हैं क्या, तो अश्मरी का ही चिकित्सा करने से ये प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और रिजल्ट आता है। आप लोग आयुर्वेद के चश्मे से देखिए सब चीज, तब ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर परेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र जी प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार सर जी प्रणाम आपको, नमस्ते। डॉक्टर शरद चंद्र जी प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। पायल जी प्रणाम आपको। विजू जी थैंक यू, प्रोग्राम इज गोइंग ऑन वेल, थैंक यू। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। ये पूछ रहे हैं आनंद जी, आनंद आयुर्वेदा आलया, कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पर्मेटोसिल, इसका आयुर्वेद से डायग्नोस बताइए। मैं अभी ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के हिसाब से आप चिकित्सा बताइए, डायग्नोसिस बताइए, दोष दूषण समूर्छना बताइए, हेतु बताइए, तो मैं आपका अच्छे से बता सकता हूँ। इसमें सब स्पर्मेटोसील जो रहता है ना, उसमें हमें शुक्र दृष्टि की चिकित्सा करनी है। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को ना उसका ये खुद ही बनाना है। तो शुक्र दृष्टि का जो भी सिम्टम होता है, एक मिनट मेरे बाल, इसमें शुक्र दृष्टि के ही सारे सिम्टम देखना है। तो वातज पित्तज कफज, मूत्र पुरुष कुणप ग्रंथि, इस तरह से कौन सा मैच हो रहा है, उस हिसाब से आप चिकित्सा करेंगे तो ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुश्रुत संहिता में सब बताया है, वाग्भट में भी बताया है। डॉक्टर माधुरी जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी प्रणाम आपको, आप कैसी हैं अनीता जी, आपका तबीयत कैसा है। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, आप कैसी हैं कुसुम पांडे जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप जी एलएफटी रेज हो तो कैसे दें। लीवर फंक्शन टेस्ट अगर है तो उसमें एसजीओटी एसजीपीटी कितना है वह मुझे बताइए, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी प्रणाम आपको, आप कैसी हैं, आपका तबीयत कैसा है। डॉक्टर श्वेता जी प्रणाम आपको।
डॉक्टर विवेका जी का क्वेश्चन है कि कफत जिनको ज्यादा बनता है, प्लीज टेल मी ट्रीटमेंट फॉर दैट। कफ जिनको ज्यादा बनता है तो आप त्रिकटु दीजिए, पंचकोल दीजिए, कफग्नि चिकित्सा दीजिए, तो पेशेंट को फायदा होगा। और वसंत ऋतु है तो आपका वमन का सीजन शुरू हो गया, कफ ज्यादा बन रहा है तो आप वमन दे दीजिए, लघु वमन दे दीजिए, पेशेंट को फायदा हो जाएगा। डॉक्टर विनोद जी प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी आप कैसी हैं, आपका तबीयत कैसा है, प्रणाम आपको। डॉक्टर चेतन शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अमित पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट है जिनको थायराइड भी है, हाई बीपी भी रहता है, आंखों की प्रॉब्लम है, क्या दे। ऐसा कोई टोटका या फॉर्मूला नहीं रहता इसमें ना, आप मुझे पूरा आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस बताइए। थायराइड है तो क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं आपको, और आंखों का प्रॉब्लम है तो क्या आंखों का प्रॉब्लम मतलब क्या। ऐसे लेमैन की तरह क्वेश्चन मत पूछिए, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तरह पूरा डायग्नोस करके बताइए। आंखों की प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर सविता जी प्रणाम आपको। आरोग्यवर्धिनी कितने डोज में दे सकते हैं, 250 mg का एक गोली आता है, वो सुबह शाम दे दीजिए, वह देने से फायदा होता है। डॉक्टर उमा रानी जी पूछ रही है कि हाउ टू इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड इन ओलिगोमनियोस। उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो रहा है तो आपको क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में ना ये देना है, नारियल का पानी देना है, स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो रहता है वह एमनियोट। अब आपका ट्राइमेस्टर कौन सा है उसमें मुझे बताइए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मधुमालिनी वसंत, और उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत को देना है। नारियल के पानी सन दीजिए, और दीपन पाचन दवाइयाँ दीजिए। दीपन पाचन दवाइयाँ देने से अग्नि अच्छा बनेगा, और रक्त को बनाने वाली दवाइयाँ दीजिए। गर्भपाल रस दीजिए, मासानुमासी काढ़े है वह दे दीजिए, तो एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगता है। पेशेंट को बेड रेस्ट बता दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। शशिकांत जी पूछ रहे हैं कि प्रणाम सर, अगर HB 7 ग्राम से भी कम है तो मंडूर भस्म करना चाहिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए, मार्गदर्शन करिए। अभी ना दोनों चीज सही है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, पेशेंट को चक्कर वगैरह आ रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके फिर मंडूर भस्म कंटिन्यू दे दीजिए। दोनों दोनों चीज देना है, एक चीज एक प्रोटोकॉल नहीं रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आयुर्वेद भी बताता है, सामान्य से वृद्धि होती, मतलब समान से समान की वृद्धि होती है। तो रक्त का क्षय हुआ है तो रक्त बस्ती बताया है, रक्त को पीने के लिए बताया है। अभी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो वो करना ही चाहिए, ये आयुर्वेद भी मानता है। चरक संहिता का जो पहला सूत्र स्थान में बताया सामान्य वृद्धि सिद्धांत, उसको अप्लाई करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करिए और मंडूर भस्म का भी प्रयोग करिए। गिरधारी लाल जी पूछ रहे हैं कि मंडूर भस्म कितने दिन तक देना चाहिए, जब तक रक्त पूरा नॉर्मल नहीं होता है तब तक देना चाहिए। डॉक्टर तपेश्वर सिंह जी पूछ रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया में मंडूर भस्म दे सकते हैं क्या। हाँ दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। लेकिन उसमें सिकल सेल एनीमिया में पांडु की चिकित्सा करिए, उसमें स्नेहन होना बहुत जरूरी है। स्नेहन और विरेचन और पांडु की सारी चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो देने से ही सिकल सेल एनीमिया ठीक हो सकता है। डॉक्टर सविता जी पूछ रही हैं कि पर पेशेंट का वेट ज़्यादा हो तो फिर क्या कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी का पूछ रही हैं तो उसमें वेट ज़्यादा है तो फिर आप 2 गोली दीजिए, 5 गोली दीजिए। अब वो क्या करता है, लेखन कार्य करता है, सार्किट विभाजन करता है, तो आप 5 गोली तक दे सकते हैं। लेकिन आप कहाँ के आरोग्यवर्धिनी यूज़ करिए उस पर डिपेंडेंट है। अगर रसकल्प उसमें मतलब शोधन मारण हुआ है कि नहीं वो देखिए, ताम्रभस्म में डाला है कि नहीं। और क्या है कि बहुत सारी कंपनियां दवाई बनाती हैं उसमें ताम्रभस्म नहीं होता, कुटकी नहीं होती है, नीम ही नहीं रहता है, और बना के बेच रहे हैं, तो उसमें सच में वो दवाई है कि नहीं है वो देखिए। डॉक्टर विवेका जी पूछ रही हैं पेशेंट सफरिंग थायराइड फॉर 15 years एंड टेकिंग थायरोक्सिन 100 mg। ये सारे सिम्टम नहीं बताने हैं मुझे, मुझे मैं एनलाइटन नहीं कर सकता। विवेका जी आपको आयुर्वेद के हिसाब से हेतु बताना पड़ेगा, आप सारा सिम्टम बता रही है मुझे, सिम्टम नहीं मुझे बताना। सिम्टम का मैं नहीं बताऊंगा, आपको हेतु बताना है और संप्राप्ति बताना है और आयुर्वेद का डायग्नोसिस बताना है, फिर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। वैद्य अवंतिका जी प्रणाम आपको। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा टोटका फॉर्मूला और इसके रिप्लेसमेंट में ये चीज ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद बोलता है कि हेतु देखिए, दोष दुष्ट समूर्छना देखिए, बल देखिए, अग्नि देखिए, ये सारा संप्राप्ति बनाइए। फ्लो चार्ट में उसने क्या सेवन किया, उसको क्या बीमारी थी, उसको ज्वर आया था क्या, उसको रक्तपित्त है कि नहीं, उसको क्या है क्या नहीं, वह सब देख के तब चिकित्सा करेंगे तभी फायदा होगा।
डॉक्टर बलविंदर सिंह जी प्रणाम आपको। वैद्य कोमल पंडित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी प्रणाम आपको। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गुड़ुचि सत्व अच्छा है, पपीते का बीज दे दीजिए, पपीते का पत्ते का रस दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं कि अस्थि पंचापाजक कौन सी फार्मेसी की आती है? बहुत सारी फार्मेसी की आती है, आप खुद भी बना सकते हैं इसको। वैद्य कोमल पंडित जी पूछ रहे हैं कि मंडूर भस्म और भी भस्म के साथ दे सकते हैं? हाँ, देते हैं ना। स्वर्णमाक्षिक भस्म देते हैं, अभ्रक भस्म के साथ देते हैं, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म के साथ देते हैं, या प्रवाल पिष्टि के साथ देते हैं, या फिर ताप्यादि लौ के साथ देते हैं। ये किसी के कॉम्बिनेशन के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर कृष्णा यादव जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सतिंदर पाल जी प्रणाम आपको। मैं जो भी बताता हूँ ना, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एकेडमिक में नहीं हूँ। मैं असली में टीचिंग लाइन में नहीं था, मुझे वैद्य नवीन जोशी सर लाए हैं। तो मैं जो भी करता हूँ बताता हूँ वो सब प्रैक्टिकली प्रूवन है, उससे ही बताता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं मालूम वो मैं बोलता ही नहीं हूँ वो टॉपिक पे। मुकेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सतिंदर पाल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर निवेदिता जी प्रणाम आपको, नमस्ते आपको, थैंक यू। डॉक्टर नीरज जी प्रणाम आपको। हमें ना इंटरेक्टिव सेशन में भी जाना है, ये बात याद रखिए। मुकेश जी पूछ रहे हैं कि बहुत से रोगी के बॉडी पर रेड एंड ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो कैसे मैनेज करें? रोगी हाइपोथायराइडिज्म के ओबेसिटी है। हाइपोथायराइडिज्म और ओबेसिटी के सारे सिम्टम लिख दीजिए तो मैं बताऊंगा। और ब्लैक स्पॉट और रेड स्पॉट अगर आ गए तो वर्णगन अच्छा है, पंचतिक्तिघृत गूगल अच्छा है, कैशोर गूगल अच्छा है, गंधक रसायन अच्छा है, आरोग्य वर्धनी अच्छा है। और वर्णगन जो बताया, चंदन, पद्मक, उशेर, यष्टि मधु, यो चरक संहिता में चौथा चैप्टर है, उसमें वर्णगन है, वो दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको, थैंक यू आपको। मैं ना अपना नंबर देता हूँ, और ना आप लोग ना मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कभी मैंने फोन नहीं उठाया तो आप विश्वास करेगा, मैं बाद में आप लोगों को आंसर दे दूंगा। मेरी भी प्रैक्टिस है, ये बात सोचिएगा। मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ तो गुस्सा मत होइएगा। मैं सबके साथ में हूँ, कभी कभी मजबूरी रहती है कि फोन नहीं उठा पाता हूँ। 14317। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। डॉक्टर जाधव जी प्रणाम आपको। और सुनिए, आप लोग ना मंडूर भस्म का प्रयोग करिए। आप लोग मंडूर भस्म को अलग अलग अनुपानों से आप लोग दीजिए। एक एक चुटकी या आधा आधा चुटकी या दो दो चुटकी, इतना मात्रा में दीजिए, और मुझे भी रिजल्ट बताइए। आप लोग एनालिसिस करिए कि मंडूर भस्म देने से क्या फायदा हुआ, क्या नहीं फायदा हुआ, कितना दिन में एचपी बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है। ज्यादातर 3 महीना कंटिन्यू देना चाहिए, अगर सीवियर एनीमिया रहे तो। आप लोग दीजिए और मुझे बताइए आप लोग का एक्सपीरियंसेस, हम लोग उसको समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। इंटरेक्टिव सेशन 9:15 बजे हो रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत है उधर। प्रणाम।